मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस हम आ चुके हैं आपके नए लेक्चर को लेकर के, जहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था कूलाम के नियम के बारे में, और कूलाम के नियम के बेसिस पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने दिए, जो हमने कराए, वो सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो उसको देखिए और किसी भी तरीके के डाउट को मुझसे शेयर कीजिए, उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे। राइट, अब हम आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे कि वैद्युत बलों का अध्यारोपण कैसे करें। अध्यारोपण का मतलब पहले समझा जाए क्या होता है। वैसे आपको पता है कि जब किसी एक आवेश के कारण बल लगे किसी बिंदु पर, तो बल आपको निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह बल किस पर लगेगा? दूसरे आवेश पर लगेगा। राइट, अगर सोचिए कि मल्टीपल आवेश हो, मतलब बहुल आवेश हो, तो बहुत सारे आवेश मिलकर किसी एक पॉइंट पर बल लगाएं, तो उस बलों को कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि बल किसी एक ही दिशा में जरूरी नहीं लगे, वो अलग अलग दिशा में लग सकता है। क्या अलग अलग दिशा में लगेगा तो सारे बलों को जोड़ दिया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बल सदिश राशि है और सदिश राशियों को डायरेक्टली आप नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसको किसके तरह जोड़ा जाता है? सदिश के नियमों के तहत जोड़ा जाता है। तो किसी बिंदु पर बहुल आवेशों के कारण यदि बहुत सारे बल कार्य करें, बहुत सारे मतलब मल्टीपल बल कार्य करें, तो उन बलों को हम सदिश के नियमों से जोड़ देते हैं। तो उस बिंदु पर मतलब जिस आवेश पर यह बल लग रहा है वह बल सदिश के नियमों के आधार पर बल अनुभव करेगा, और उस आवेश पर लगने वाला यह बल वैद्युत बलों का अध्यारोपण कहलाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वैद्युत बलों का अध्यारोपण। राइट, वैद्युत बलों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन कहते हैं बच्चे इसको, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये हो गया आपका। कहानी सिंपल सी है, मैंने क्या बोला? बहुल आवेश। और बहुल आवेश कैसे होने चाहिए? ऑफ कोर्स बिंदु आवेश होने चाहिए। राइट, माना यहां बहुल आवेश वितरित है और जिनका नाम है Q1, Q2, Q3 एंड Qn। अब तो बहुत सारे चार्जेस है, सारे चार्जेस को दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि यहाँ एक कोई अनदर टेस्ट चार्ज है, और याद होगा कोई परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जिसका प्रभाव दूसरों पे नहीं पड़ता, बल्कि उस पर हम बलों का प्रभाव देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपने क्या करना है? अलग अलग इससे पोजीशन का पता कर लेना है कि अलग अलग आवेशों से इसकी दूरी क्या है। तो अलग अलग आवेशों से इसकी जो पोजीशन हो गई वो क्या हो गई? मान लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज से Q0 की जो पोजीशन हो गई वो हो गई R1। R1 इसका मैग्नीट्यूड परिमाण है, और यहां से यहां तक इसकी दिशा भिन्न है, इसलिए वेक्टर के साथ दिखा सकते हो आप। राइट, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसको दिखाने की, तो इसको आप लिख सकते हो वेक्टर ये दूसरे से स्थिति है तो R2 लिख सकते हो। कुछ बुकों में इसको R10 भी लिखा होगा, R20 मतलब कि 1 से 2 की मतलब 0 की स्थिति, 2 से 0 की स्थिति, 3 से 0 की स्थिति को भी ऐसे लिख सकते हो। राइट, समझिएगा। यहां पर थर्ड वाले के लिए बच्चों अगर मैं बात करूं तो इसका पोजीशन अलग है, इसलिए वेक्टर के साथ दिखा दिया। और लास्टली अगर मैं nवीं स्थिति की बात करूं तो ये nवीं स्थिति जो है Rn वेक्टर के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। राइट, वेक्टर ऑफ Rn। अब बताइए कि क्या Q1 इस Q0 के बीच में बल लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि Q0 को मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको लेना है Q0 के नेचर को पॉजिटिव सपोज करना है, मान लेना है, ताकि हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सके अच्छे से। तो यहाँ पर ये कोई आवेश इस पर नहीं दिखा है, तो वैसे भी ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव पर कैसा इफेक्ट डालेगा? ऑफ कोर्स आउटवर्ड डालेगा। लीजिए किस पर लगा रहा है? 0 पे लगा रहा है, तो आप चाहो तो इसको 0,1 भी लिख सकते हो। राइट, ये कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो 0,1। सिंपली अगर मैं बात करूं दो भी
O पर लगा रहा है तो O पर लग रहा है, नॉट पर लग रहा है, तो ऐसे केस में आप इसको रेडियली दिखा, मतलब उसी लाइन पर, लाइन ज्वाइनिंग पर दिखाओगे। और लाइन ज्वाइनिंग पर ये इसको इधर की ओर पुश कर रहा है तो लिखोगे क्या, लिखोगे आप 0 2 वेक्टर के साथ सिंपली। अगर मैं बात करूं थर्ड वाले के बारे में, तो थर्ड वाला भी इसको पुश ही करेगा और इसका नाम होगा 0 3 ऑफ कोर्स। और सिंपली अगर मैं n की बात करूं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से इधर की ओर, इसको हम लिख सकते हैं 0n वेक्टर ऑफ f के साथ, राइट। तो ये हो गया आपके मल्टीपल फोर्सेस, और भी फोर्स होंगे तो और भी आप दिखा दोगे। तो क्या ये जो चार्ज पार्टिकल q नॉट है ये किस डायरेक्शन को होल्ड करेगा, तो जवाब है कि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब दिशा में नहीं जाएगा। कहां जाएगा फिर, तो ये इनके और इनके मतलब फर्स्ट से लास्ट के बीच में ही कहीं जाएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहां जाएगा। तो ऐसे केस में आप इनका क्या निकालोगे, इनका रिजल्टेंट निकालोगे। रिजल्टेंट का मतलब होता है बच्चों परिणामी, रिजल्टेंट निकालना। अब ये देखना है कि इनके और इनके बीच में बल कितना लगेगा। अगर ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 5 है, तो ये डायरेक्टली जुड़ नहीं जाएंगे, दिशा के आधार पर जुड़ेंगे। इसी को हम लोग अध्यारोपण कहते हैं। अब ये बाउंड्री खींचने का मतलब क्या है, जो इसको टच कर रहा है हेड को, तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनली जो भी दिशा होगी इसकी, मतलब इस ये कण जहां भी जाएगा पहले से लास्ट के बीच में ही कहीं जाएगा, किसी एक दिशा में नहीं जा सकता। समझ में आई बात। आइए पहले इसका परिभाषा लिखा जाए। किसी आवेश पर बहुल आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बलों का सदिश योग उस बिंदु पर जहां पर यह आवेश रखा गया है, राइट, उस बिंदु पर वैद्युत बलों का अध्यारोपण कहलाता है। अब इसको लिखना भी तो है, तो माना बहुल आवेश Q1 Q2 डॉट 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 Qn, तब किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर आवेशों के कारण बल क्रमशः होंगे। क्रमशः का मतलब समझते हो ना, समझने का मतलब यह है कि एक एक करके हम बलों को अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। नाउ लिसन, अब देखना है कि अगर Q1 अगर लगाए Q1 नॉट पर, तो इसको हम लिखेंगे F01। इसको लिखोगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप जानते हो परिमाण है, और साथ में Q1 Q नॉट ये दोनों आवेशों के बीच में बल। दूरी क्या लिख सकते हो, R1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और साथ में दिशा भी तो लिखनी है, तो दिशा इसी लाइन ज्वाइनिंग पे है, तो दिशा को हमेशा कैप से दिखाते हैं, तो ये इसकी दिशा हो गई, इसी लाइन की दिशा पर है, तो हम इसको कैप ऑफ R1 लिख सकते हैं, मतलब 1 से ही दिशा ली गई है, राइट। ये हो गया पहला। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे वाले के बारे में बात करूं तो इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q नॉट अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, राइट। ये भी हो गया। इसका नाम आप 1, इसका नाम आप 2 दे सकते हो। समझ आ गई ना कैसे कर रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार अगर हम 3 के लिए लिखें तो लिख लेंगे, यही सेम चीजें होंगी, बस R3 लिखेंगे और R3 कैप लिखेंगे। n के लिए अगर लिखना होगा तो वेक्टर ऑफ F0n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn इनटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर
ये n लिया था हमने मैग्नीट्यूड, तो Rn लिख सकते हो और साथ में आप लिखोगे Rn कैप, राइट। ये हो गया लास्ट वाले बल्ब को हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। फाइनली अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि एक एक करके सारे बलों को अब सदिशों के आधार पर जोड़ा जाए। तो एक एक करके हम दिखाएंगे तो नहीं, सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो डॉट 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 एफ एंड बहुत सारे बलों को हम इस सदिश के नियमों से जोड़ सकते हैं जो कि आपने 11th में पढ़ रखा है। जोड़ने का तरीका ये सब एग्जाम्पल में समझ में आएगा बच्चों, फिलहाल के लिए आपको लिखने का तरीका यहाँ पे ऐसे समझ लेना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर बलों को देखिए एक्सप्रेस कैसे करना है। सबसे पहले ये जो पहला वाला बल है ये लगा इस पर Q0 पर, किसके वजह से, Q1 की वजह से, उसको हमने यहाँ निकाल रखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1 जो कि पहले की पोजीशन है और स्क्वायर R1 क्या है। ये आप चाहो तो 1, मैंने क्या बोला 1 नॉट या 1 नॉट यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन सुविधा के लिए हमने केवल 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप लिखा जा सकता है, प्लस ये nवे के लिए लिखना है तो डॉट डॉट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर। फाइनली ये हो गया आपका पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अथवा कर लीजिए इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बशर्ते ध्यान दीजिएगा कि कैसे लिखने जा रहे हैं हम। जो चीजें कॉमन है सब में उसको बाहर कर लीजिए। तो क्या बाहर करेंगे, Q0 कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया आपका देखिए 1 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 क्या प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 क्या प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn क्या, ये सब कॉमन। इन सब को हम लिख सकते हैं Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन का नाम सुन रखा है, सिग्मा कहते हैं इसको। सिग्मा कहां से शुरुआत हो रही है, n इज इक्वल टू, ये n की वैल्यू कहां से शुरुआत हुई है, कितने लोग हैं, तो n लोग हैं, तो n की शुरुआत हुई है 1 से, कब तक होगी, n तक होगी। और ये है कौन, तो Qn अपॉन Rn, n की जगह पे n लिख सकते हो यहाँ पर, और फाइनली ये nवे पार्टिकल को दिखा रहा है, तो यहां पर आपने लिख दिया फाइनली n के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका कुल बल। कुछ बुकों में हो सकता है यहाँ पर n की जगह पे I लिखा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहो तो आप n की जगह पे I भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताता है कि कुल बल, जितने भी बल हैं उनको किससे जोड़ना है, सदिश नियम से जोड़ना है, वेक्टर फॉर्म में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे उनको हम एग्जाम्पल में समझेंगे। तो ये कुल बलों का अध्यारोपण है जिसे हम किस तरह जोड़ रहे हैं, सदिश के नियमों से। बात समझ में आ गई, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है अध्यारोपण के आधार पर। दो बिंदु आवेश है 4 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य बिंदु पर किसी 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर कितना बल कार्य करेगा एवं इसकी दिशा क्या होगी। सिंपल का सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ करके पहले ये क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई ये बात। अब क्या है, यहाँ पर माइक्रो वर्ड है, यहाँ भी माइक्रो वर्ड है। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है, याद होना चाहिए। ये देख लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज है। सबसे पहला काम तो आपको डायग्राम क्लियर करना है, डायग्राम बना के ही काम करेंगे। ये हो गया 4 माइक्रोकूलम का और यहाँ पर हो गया एक 8 माइक्रोकूलम का चार्ज। दोनों तरफ आवेश है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, 1 मीटर। बदलने की जरूरत नहीं है, पहले से ही 1 मीटर। इनके मध्य बिंदु पर रखा गया, तो मध्य बिंदु कहाँ होगा, तो सपोज कर लीजिए मध्य बिंदु क्या है, P है। तो मध्य बिंदु कितनी दूरी पर होगा, तो 0.5, यहाँ से 0.5, राइट। तो ये दोनों तरफ से 0.5 मीटर की दूरी पर हो गए। अब ये वाला इस पर कोई
बल लगाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम तक आवेश रखा गया है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे है, तो 4 वाला इस पर बल लगाएगा ना। तो आइए एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मान लें आकार, माना मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश 1 माइक्रोकूलम रखा है, जो कि दिया भी है। ओके, अब वो है कहां? बिंदु P पर, तो बिंदु P आप लिख सकते हो, माना बिंदु P पर आवेश 1 माइक्रोकूलम रखा गया, ये आप मान लेंगे। अब एक एक करके करिए। प्लस 4 माइक्रोकूलम के कारण P पर वैद्युत बल, राइट। तो आइए निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? वेक्टर ऑफ F लिखना है, वेक्टर ऑफ F, और किस पर? इस पर लग रहा है ना, तो आपको लिखना होगा वेक्टर ऑफ F P पर लग रहा है। किसके वजह से लग रहा है? तो इसके वजह से लग रहा है, तो आप लिख सकते हो A और इसको लिख सकते हो B, नाम दे देना ज्यादा अच्छा होता है। तो P ड्यू टू A, राइट। यहाँ पे आपने लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहानी हो गई। और यहाँ पर आपने लिखना है दोनों चार्ज का वैल्यू, तो एक का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻6 जो कि माइक्रो लिखा था, इसलिए चेंज किया, और यहाँ पर 1 × 10⁻⁻6 इसको भी चेंज किया। और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की कितनी है? 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 9 × 10⁹ और 4 × 1 = 4 × 10⁻12, नीचे हो गया 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर अब आपने क्या करना है कि 4 × 9/25 कर लेना है, और यहां आपने कर देना है डेसिमल को उठा करके ऊपर बढ़ा लेना है, तो 10⁻11 - 12। ये हो गई कहानी किसकी? ये हो गई कहानी FPA की। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, अदरवाइज इसको आप यहीं पर छोड़ भी सकते हो। ये फिलहाल इसको छोड़ देंगे तो लास्ट में सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो 36/25 × 10⁻⁻1, राइट। -1 क्या बताता है कि ये जो भी वैल्यू आएगी वो फिलहाल के लिए कुछ इस फॉर्म में आएगी, 36/250 करके आएगी। तो हम एक काम करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे न्यूटन लिख करके। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां होगा? डायरेक्शन होगा B के अनुदेश, B के अनुदेश, ये बल जो है उसकी तरफ लगेगा। इसी प्रकार अगर आपको निकालना है किसके कारण, +4 की जगह +8 माइक्रोकूलम के कारण लिख लीजिए। मैं बता दूं आपको, सिंपली सब कुछ वही आएगा, बस जहां 4 है वहां पे क्या लिख देना है? 8 लिख देना है। और 8 लिखोगे तो इसका मतलब 8 का मतलब होगा 2 × 4, सब कुछ तो वही आएगा। और इसी पर ना बल लग रहा है, तो लिखने का बस तरीका बदल जाएगा। F किस पर लग रहा है? P पर। किसके वजह से लग रहा है? B की वजह से। सब कुछ वही आएगा, लिखने का तरीका बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और इसके जगह पे 8 × 10⁻⁻6 और ये 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.5 ही तो है डिस्टेंस। तो फाइनली जो आपकी वैल्यू मिलने वाली है वो हो जाने वाली है FPB वेक्टर के साथ। और इस बार आप लिखेंगे सेम यही वैल्यू आएगी, इस बार 72 मतलब 72/25 × 10⁻⁻1 न्यूटन आएगा। और दिशा ये इसको ढकेलेगा, प्लस है तो ढकेलेगा कहां? B के अनुदेश, B के अनुदेश, ये B की तरफ ढकेलेगा और ये A की तरफ ढकेलेगा। तो कहानी सिंपल सी है। तो B जब ढकेलेगा तो A की तरफ ढकेलेगा बच्चों, A के अनुदेश, और ये जब ढकेलेगा तो ये किसके तरफ? B के अनुदेश ढकेलेगा। तो परिणामी निकालना होगा ना, परिणामी बल कैसे निकालोगे? एक बल इधर, एक बल इधर, दोनों बलों का डायरेक्शन A और B ऑपोजिट है, तो परिणामी बल निकालेंगे ना तो हमेशा बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो देखिए एक तरफ 36 है और एक तरफ 72 है, तो यहां पर अब आपको पता तो चल ही गया है कौन जीतने वाला है, यही। तो 72/25 ये हो कैसे रहा है मैं बता दूं,
ये हम कर रहे हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर दो लोगों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री सॉल्व करोगे ना तो ये आपको f1 माइनस f2 आएगा। इसको माइनस कहते हैं बच्चों, ये माइनस आएगा, जो बड़ा होगा उसको आप छोटे वाले से घटा सकते हो, राइट। तो बड़े को आपने आगे रख देना, छोटे को पीछे, तो सिंपली यही काम कर रहे हैं। तो बड़ा कौन है, यही बड़ा है, तो आपको क्या करना है, अपोजिट है इसलिए घटा रहे हैं, तो घटा देना 72/25 into 10 power minus 1 minus 36/25 into 10 power minus 1 घटा दीजिए। फाइनली सब्सट्रैक्ट करने पर आएगा 36/25 आएगा इंटू 10 पावर माइनस 1। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 36/250। इसको आप कैंसिल करके आंसर दे दोगे और इसका आंसर जो आएगा वो दिशा के साथ देना है आपको। तो ये n न्यूटन लिखा गया है और इसकी दिशा बच्चों कहाँ होगी, इसकी दिशा यही जीता है ना, इसकी दिशा होगी A के अनुदिश। A के अनुदिश मतलब किसकी ओर, किसकी ओर बताएं, तो A के अनुदिश मतलब किसकी ओर, 4 माइक्रोकूलाम की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा। तो 4 माइक्रोकूलाम की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा मतलब की ओर प्रतिकर्षित करेगा, राइट। ये खेल हो गया आपका समाप्त। तो ये आपको क्वेश्चन का प्रीव्यू है कैसे करना है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट एग्जांपल के आधार पर ये दूसरा एग्जांपल दिया गया है, इसको आपको करना है और कैसे करना है इसका कुछ आइडिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, किसी दो बिंदु आवेशों के 3 माइक्रोकूलाम तथा 9 माइक्रोकूलाम के एक दूसरे से 1.2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इनके मध्य छोटे आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया तथा इनके ऊपर मतलब कि किसके ऊपर, वही 1 माइक्रोकूलाम के ऊपर बल क्या होगा और उसकी दिशा क्या होगी, ये क्वेश्चन है। सिंपल है क्वेश्चन, पहले समझिए। इनके बीच की जो दूरी है वो 1.2 मीटर है, मीटर है, 120 सेंटीमीटर भी लिखा हो सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटे आवेश है, इन दोनों में छोटा कौन है, तो 3 माइक्रोकूलाम और 9 माइक्रोकूलाम के बीच में 3 माइक्रोकूलाम छोटा है। डायग्राम को पहले समझ लीजिए बच्चों। तो ये डायग्राम कहता है 3 माइक्रोकूलाम, एक तरफ क्या है 9 माइक्रोकूलाम, दोनों रख लिया और दोनों के बीच की दूरी भी बना ली और इनके बीच में यहीं पर कोई पॉइंट ले लिया P, जहां पर हमें क्या कर देना है, एक चार्ज रख देना है जिसका नाम होगा 1 माइक्रोकूलाम। इसके टोटल दूरी जो है वो 1.2 मीटर है। इनके मध्य रखा गया है, मध्य बिंदु पर नहीं रखा गया, मध्य रखा गया मतलब इनके बीच में कहीं भी। तो कहां पे रखा गया, छोटे आवेश से 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर छोटे आवेश से देखिए 0.4 मीटर पहले ही चेंज कर लिया हमने। तो 0.4 मीटर पे क्या रखा गया है, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश। तो यहां से कितना हो जाएगा, तो 1.2 से इसको घटा लीजिएगा तो 0.8 मीटर आएगा बच्चों। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया गया था वैसे ही सिस्टमैटिक वे से करेंगे आप। इसमें ये वाले का नाम A, ये वाले का नाम B और इसका नाम P, जैसा कि सिस्टम में पहले हमने दिखाया था वैसे ही करिएगा। करके इसको सॉल्व करके आप मुझसे इसका आंसर शेयर करेंगे, राइट। तो ये कहानी हो गई होमवर्क की, इसे आप एज अ होमवर्क ले लीजिए। अब आइए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है कि किसी वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 3 मिलीकूलाम, इसको मिली कहते हैं, 10⁻³ होता है वैल्यू का आवेश रखा गया है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसके किसी एक शीर्ष पर परिणामी बल क्या होगा। सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और यही एग्जाम में भी आता है। तो आइए कैसे डील करें ऐसे क्वेश्चन के साथ। तो मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक ये इस तरीके से वर्ग है, ठीक, और ये हमने वर्ग बना लिया, स्क्वायर बना लिया और इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर होता है। तो चाहो तो आप इसको 0.1 मीटर भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ पर हर जगह पर हर कोने पर आपने 3 मिलीकूलाम का चार्ज दिखा देना है। 3 मिलीकूलाम का चार्ज
इस तरीके से आप पुट कर दीजिए ये। ओके, अब आपको पूछा गया कि किसी भी एक पर बता दीजिए, तो किसी भी एक पर कैसे बता दें, कौन सा ले ले, आप कोई भी ले सकते हो, ए बी सी और डी इसका नाम रख देना जरूरी है ताकि आप बता सको। अब जरा सोचना स्टार्ट करिए कि अब आप मान लीजिए इसी पर डी पर निकालना चाहते हो, तो डी पर हम परिणामी बल निकालना चाहते हैं, तो जिस पर निकालना चाहते हैं उसको आपको मेंशन करना होगा। पहले क्या क्या दे रखा है, Q1 Q2 Q3 और Q4 का चार्ज सेम है 3 मिली कूलाम, चेंज करेंगे 3 × 10⁻³ कूलाम आ जाएगा। डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 सेम है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसकी वैल्यू 0.1 मीटर लिख देनी है, राइट। मान लेते हैं कि हमें बल निकालना है, माना बिंदु D पर परिणामी बल ज्ञात करना है। ये हम मान लेंगे तभी तो स्टार्ट कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां सबसे पहला स्टार्ट होता है, ए ने बी पर बल लगाया, तो ए के कारण डी पर बल, पहला काम तो आप यही करोगे। तो किसके वजह से लगा, ए के कारण डी पर, तो लगा तो डी पर है तो FDA लिख सकते हो, राइट। इसको आप चाहो तो F1 भी सपोज कर लीजिए अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपको बार बार DA न लिखना पड़े। 1/4πε0, और इसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर, ए से डी, इधर ए ढकेला है डी को, तो आप कैसे लिखोगे ध्यान देना। तो 1/4πε0 आपको क्या लिखना है, 3 × -3 और 3 × -3 और अपॉन डिस्टेंस क्या है 0.1 मीटर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जानते ही हो, 9 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻⁶, -3 -6 होगा, और नीचे आएगा 0.01। इसको आप लिखोगे तो पॉइंट उठाओगे तो 10 की घात 2 ऊपर बढ़ जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 × 10⁻11। इसकी वजह से ऊपर 2 बढ़ गया, और ये -6। फाइनली ये आपको कितना दे रहा है, ये दे रहा है 81 × 10⁻, कितना हुआ सब्ट्रैक्ट करने पर 5। और दिशा होगी A से D के अनुदिश, तो अनुदिश को लिखने का तरीका होता है A से D की ओर, राइट। अब ये तो शॉर्टकट मैंने बता दिया। इसी प्रकार आप आगे बढ़ जाओगे, और ये भी तो इसको ढकेलेगा इधर की ओर, तो ये इसको इधर ढकेलेगा, तो इसका नाम होगा F2, इसका नाम होगा F1, राइट। तो ये कहानी हो गई, F इस बार ढकेला जा रहा है C के द्वारा, तो DC, राइट। और यहाँ पर आपने F2 लिख देना है, और सिंपली यही आएगा, इसलिए दोबारा मत करिएगा, और सिंपली दिशा लिख दीजिएगा C से D की ओर, C से D की ओर। ये ब्रैकेट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हमने ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया। न्यूटन यहाँ पर भी लिख दीजिए, बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब इन दोनों का परिणामी भी निकालेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा। अब एक काम करिए, ये बताइए कि ये क्या करेगा, ये भी तो प्लस है, तो ये D को क्या करेगा, ढकेलेगा ही, इधर ढकेलेगा, राइट, इधर ढकेलेगा, मतलब कि बाहर की ओर। और अब क्या होने वाला, तो यहां से यहां की दूरी क्या वही होगी जो यहां से यहां की दूरी थी, नहीं, डायगोनल है, विकर्ण है। और आपको पता है ना, किसी भी वर्ग का विकर्ण सबसे बड़ा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है उसे हम लोग कहते हैं भुजा √2। तो भुजा तो 10 है, मतलब कि 0.1 मीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 0.1 √2, राइट। 0.1 √2, भुजा इंटू √2, ये याद रखेंगे, भुजा इंटू √2, सब जानते हैं इसको। तो अब ये भी इसको ढकेलेगा, अब ये भी इसको इधर ही ढकेला। इन दोनों का परिणामी, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखा हमने दोनों बराबर हैं। जब दो बल बराबर हो, एक दूसरे से 90 डिग्री पे लग रहे हो, तो उनका परिणामी ठीक 45 डिग्री पे जाता है। मतलब इन दोनों का परिणामी भी तो यही जाएगा, इन दोनों का परिणामी भी इधर, और ये भी इसको इधर ही ढकेल रहा है। मतलब थोड़ा सोचिए कि F3 जो है, जो कि ये लगा रहा है, और F ये दोनों का जो परिणामी है, F12 जो परिणामी है, ये भी उसी दिशा में, और F3 भी उसी दिशा में, मतलब बड़ा कमाल का होने वाला है। तो पहले परिणामी निकाल लीजिएगा किसका, F1 व F2। F1 और F2 का परिणामी निकालेंगे, और इसको कहेंगे F12, और इसे आप लिख सकते हो क्या, याद रखें परिणामी कैसे निकालते हैं। अगर दो लोग
एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो परिणामी कैसे निकालोगे? देखो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और cos 90 लिखिएगा इस बार और सॉल्व करेंगे ना, तो अगर ये सब वैल्यूज बराबर है तो आपको मिलेगा क्या? ये मिलेगा cos 90 की पूरा का टर्म खत्म हो जाएगा, तो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर यही मिलेगा। अगर ये दोनों बराबर है ना बच्चों, तो ये मिलने वाला है आपको f फाइनली f√2 करके आप देख लेंगे f स्क्वायर ये फाइनली और ये परिणामी r के रूप में आपको मिलेगा f स्क्वायर 2f स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो √2 अंदर रहेगा। ऐसे ही आपका परिणामी मिलने वाला है किसका? जब 90 डिग्री पर हो तो मतलब इन दोनों का परिणामी यही आएगा और ये कोई एक बल है, कोई भी बल लीजिए और f√2 के साथ आएगा तो इन दोनों का मान तो सेम ही है, मतलब इनका जो परिणामी आएगा वो आएगा 81 इंटू 10⁵ और साथ में √2 न्यूटन। और दिशा क्या लिखिएगा? दिशा इन दोनों के बीच में ही तो है और इसकी दिशा एग्जैक्टली वही दिशा है जो कि B से D की ओर है, तो इसकी जो दिशा होगी B से D की ओर होगी। ये बात थोड़ा समझिएगा, इन दोनों के बीच में मैंने क्या बोला था? परिणामी हमेशा जिनके बीच में निकाल रहा हो उन्हीं के बीच में ही आएगी। अगर दोनों बल बराबर है तो 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर जाएगी। तो ये एक काम आपने कर डाला, समीकरण नंबर 1 नाम इसको दे सकते हो। अब आपका काम शुरू होता है B के कारण। अब आपका काम B के कारण किस पर? D पर बल, ये भी तो लगाएगा बल, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो ये एक अलग बल है क्योंकि दूरी बदल गई ना इस बार, तो ये वाला आप निकालेंगे F3 और लिखेंगे कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे आप लिखते थे 3 10⁻³ और इंटू 3 × 10⁻³ और नीचे 0.1 नहीं लिखेंगे, इस बार 0.1 के साथ √2 भी लिखना होगा, स्क्वायर करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार ये थोड़ा सा अलग आएगा, मतलब 0.1 का स्क्वायर तो होगा, यहाँ √2 का भी स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर 2 आता है, राइट? तो ये हो गया F3 और यहाँ फाइनली हो गया आपका सब कुछ वैसे ही आएगा, बस आएगा 81 बाई यहाँ √2 का स्क्वायर 2, मतलब सब कुछ वही आ रहा है, एक्स्ट्रा आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, नीचे 2 एक्स्ट्रा आएगा और साथ में आएगा 10⁵5 न्यूटन और दिशा वही B से D की ओर। देख लीजिए दिशा B से D की ओर, तो यहाँ पर ये वाली बल और यहाँ पर ये वाला बल जो अभी आपने निकाला, ये दोनों B से D की ओर ही होंगे। अतः फाइनल मतलब अतः परिणामी बल किस पर निकालना है? परिणामी बल किस पर निकालना है? D पर। D पर क्या निकलेगा? फाइनल जो होगा उसको हम नेट लिख देंगे और ये F12 को जोड़ देंगे F3 के साथ और फाइनली 81 × 10⁵ प्लस 81/2 × 10⁵, सब कुछ तो सेम ही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉमन निकाल लेना है 81 × 10⁵ और साथ में आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर साथ में आपको मिलने वाला है, अच्छा बच्चों यहाँ पे √2 भी था ना, तो यहाँ पर √2 भी लिखना होगा हमको, यहाँ पे √2 हमने मिस कर दिया, तो √2 + 1/2 न्यूटन और दिशा B से D की ओर। तो फाइनल आंसर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 81 × 10⁵ इंटू √2, 81 × 10⁵ इंटू √2 ये यहाँ का परिणामी था इन दोनों का, और साथ में ये वाला जो आया तो इनमें और इनमें क्या कॉमन था? 81 × 10⁵ कॉमन था, बाहर निकाल लिया, अंदर बचा √2 + 1/2 भी बचा, इसको हमने फाइनल आंसर के तौर पे लिख दिया। चाहो तो √2 + 1/2 में वैल्यू रखना हो रखो, अदरवाइज को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई होप ये आपने सब कुछ कर लिया, सिस्टमैटिक था, ध्यान से देखिएगा। ये हमने पूरा डायग्राम से यहाँ पे बताया था, फिर उसके बाद ये सिस्टम किया गया है, फिर ये, और ये जो है ये पोर्शन आपका रफ पोर्शन होगा, इसको आपको एग्जाम में नहीं दिखाना होता, ये आप बस ऐसे ही करेंगे और फिलहाल के लिए दिमाग में रखेंगे और कुछ भी नहीं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हमने बलों का अध्यारोपण उसके एग्जाम्पल देख लिए हैं। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उसको ट्राई करिएगा, कैसे करना है वो करके मुझे सेंड करेंगे, इसका आंसर क्या आया ये भी मुझे बताएंगे। अगले क्लास में मिलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।